इस चैनल पे मैंने ऑल इंडिया रैंक 16 और ऑल इंडिया रैंक 36 से बातचीत करी है, इंटरव्यू करा है, एक बहुत फ्रैंक कॉन्वर्सेशन किया है और बदले में पूछा है कि हाउ डू यू अटेम्प्ट पेपर, व्हाट इज द सेफ स्कोर, आपके चीट कोड्स क्या रहे हैं। इसके अलावा आई वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ वीडियोज ऑन चीट कोड ऑन यूट्यूब एज वेल, और मेरे दोस्तों से भी बात करी है जिन्होंने सीरियस क्लियर किया है, बट आई डाउट। आज के वीडियो में हमें जानना है कि ये चीट कोड्स क्या होते हैं, क्या ये सच में एग्जाम में 5 से 10 मार्क्स ज्यादा स्कोर करने में हेल्प करते हैं, या दिस इज समथिंग एल्स जिसको मैं यूट्यूब पे टर्म नहीं करना चाहूंगी, किसी भी सोशल मीडिया पे टर्म नहीं करना चाहूंगी। फिलहाल तुम्हारी सिचुएशन ये है कि तुम परेशान हो, तुमने सब कुछ पढ़ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी पढ़ चुके हैं, किसी किसी ने कुछ नहीं पढ़ा और किसी किसी ने सब कुछ पढ़ के भी रिवाइज नहीं करा, इसलिए कुछ याद नहीं आ रहा है। बहुत लोगों ने मॉक टेस्ट दिया है इसलिए परेशान है क्योंकि मार्क्स नहीं आए, किसी किसी ने मॉक टेस्ट दिया नहीं इसलिए परेशान है कि पता नहीं क्या होगा एग्जाम में। ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस बनाओगे तो ये मैट्रिक्स बहुत ऊपर जाएगा, प्रोबेबिलिटी में बहुत सारे आउटकम्स निकलेंगे। लेकिन एक बात फॉर श्योर है कि तुम परेशान हो, और इतने ज्यादा परेशान हो कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, और इस ना समझ की वजह से हो वही रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। एंड इसलिए यू आर सीकिंग अ राइट गाइडेंस, अ राइट सोल्यूशन कि क्या करूं, एंड दैट इज द रीजन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। राइट, देखो आपका पेपर क्लियर होगा या नहीं होगा ये बहुत सारा चीज डिपेंड करता है कि आपका एग्जाम में आपका दिमाग कैसे चलता है। आपके दिमाग ने राइट टाइम पे राइट चीज सोची ना तो आपका पेपर पार है, अदरवाइज आप में नॉलेज भी है ना तो आप नहीं कर पाओगे। अच्छा, नॉलेज से याद आया, आपकी एग्जाम प्रेपरेशन और आपका एग्जाम का पूरा करिकुलम जिस तरीके से आप देने जा रहे हो वो 3 सेगमेंट्स में आप बांट सकते हो। सबसे पहले नॉलेज है, बिना नॉलेज के आप एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते, दिस इज यूपीएससी। लेकिन फिर भी तुम सुनना, फिर भी मैं तुम्हें बचा लूंगी अगर तुम्हें नॉलेज भी नहीं है तो। बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे ऐसे पहलू है जिस पे तुमने कभी सोचा ही नहीं है और इसे कोई बता नहीं रहा है यार। लेट मी टेल यू, चलो नॉलेज की बात आई है तो ये भी बात सुनते जाओ। ये है पास्ट की बात, ये है पहले की बात। अगर पहले तुमने अच्छे से पढ़ा होता ये एग्जाम में इतनी दिक्कत नहीं आनी थी। अभी भी अगर आप बोलोगे कि यार मैम ये तो पता है लेकिन अभी क्या करें, अभी आप वही करो, कोई नई चीज करने की जरूरत नहीं है। आप बस मोस्ट रिपीट वाले जो क्वेश्चन हैं उसको करके जाओ। मोस्ट रिपीट वाले क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, प्लेलिस्ट दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, है ना। एक सब्जेक्ट को मैंने 2 से 3 घंटे में खत्म करा है, उसको देख के जाना, ठीक है। वो देख के ना जाओ, पीडीएफ एक बार जरूर देख के चले जाना, बहुत सारे क्वेश्चंस मैच हो जाते हैं। राइट, बात समझ आ रही है। बहुत ज्यादा मैं नॉलेज पे बात नहीं करूंगी, ये मैंने यार नॉलेज पे ना बहुत बात कर चुकी है। आज मैं रियल बात करना चाहती हूँ एग्जाम बिहेवियर पे। थर्ड फैक्टर भी है लेकिन इसको मैं एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि थर्ड फैक्टर कौन सा है जो आपका एग्जाम पार कराने में या आपका एग्जाम फेल कराने में रिस्पॉन्सिबल है। फिलहाल अगर मैं एग्जाम बिहेवियर की बात करूं, मैंने कहा आप एग्जाम क्लियर तभी कर पाओगे जब आपका ब्रेन आपको सपोर्ट करेगा। ब्रेन आपको राइट टाइम पे राइट चीज सोचने पे मजबूर करेगा, और आपका ब्रेन बेस्ट वर्क कर पाएगा जब उसको आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दो। एफिशिएंट रेस्ट, एफिशिएंट फूड एंड वाटर, इनके बिना काम करने वाले को पैरा एसएफ बोला जाता है। एंड यू बेटर नो पैरा एसएफ कितने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं, और वो कब बन पाते हैं जब उनको बहुत ही ज्यादा रिगरस ट्रेनिंग दी होती है, बहुत सारे सिमुलेशन एक्सरसाइजेस दी होती है, तब जाके पैरा एसएफ में कोई आ पाता है और एक पीरियड तक बिना रेस्ट, फूड और वाटर के ऑपरेट कर सकता है। तुम नहीं हो, अभी बहुत टाइम बचा है, तो बेटर डील इज अपने ब्रेन से खिलवाड़ मत करो, उनको पूरी चीजें दे दो, तभी वो बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। मेक श्योर एग्जाम देने से पहले तुमने अच्छे से रेस्ट किया है, चाहे उस सिटी में एग्जाम हो या कहीं और जाना पड़े, रेस्ट प्रॉपर होना चाहिए। मेक श्योर 7 घंटे की नींद तुमने ली हुई है, तभी अच्छे से सोच पाओगे। राइट, ये यूपीएससी का एग्जाम है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं कि आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। ऐसे भी क्वेश्चंस होते हैं लेकिन बहुत लिमिटेड होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, और दिमाग नहीं लग पाएगा अगर आप उसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं दोगे। राइट, सेकेंड पॉइंट आता है कि मल्टीटास्किंग और एफिशिएंसी एक ही कॉइन के दो पहलू हैं। हालांकि बहुत लोग इसे मिथ कहते हैं एंड आई टोटली अग्री टू दैट, लेकिन फिर आप आ जाओगे काउंटर करने कि नहीं भाई हम तो बहुत अच्छे से मल्टीटास्क कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे आप मल्टीटास्क करते हो वैसे वैसे आपकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। सेम चीज मेरे साथ एसएसबी में हो रही थी। वाइल डूइंग टास्क, जीडीओ टास्क, एक तो दिमाग में चल रहा है कि परफॉर्म कैसे होगा,
आइडियाज क्या लगाने हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी चल रहा है कि जीडीओ हमारी तरफ देख रहे हैं या नहीं। वो क्या सोच रहे होंगे, यार मैंने ये गलती से बोल दिया, मैंने हिंदी में बोल दिया, यार मैंने सुन तो नहीं लिया होगा। वो ये सोच रहे होंगे कि मैं होशियार हूं या नहीं। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, मैंने साइक में कैसे परफॉर्म किया था, अब क्या लगता है जीडीओ के पास कैसी इंप्रेशन पड़ी है मेरी, है ना। और अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, व्हाट विल बी माय नेक्स्ट स्टेप ऑफ एक्शंस, घर वालों को कैसे फेस करना है। मतलब ये सारी चीजें जो अभी करने की जरूरत नहीं है, दिस कैन बी पोस्टपोन्ड, ये मैं अभी कर रही हूं। और अपने परफॉर्मेंस में जो एनर्जी, जो मेंटल एनर्जी लगती है वो मेरी डिप्लीट होती जा रही है, तो एफिशिएंसी भी मेरी डिप्लीट होगी। आप ये कह सकते हो मल्टीटास्किंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी। तो वी हैव टू डिलीट दिस थिंग। जब आप एग्जाम दे रहे होंगे तब ये डिलीट कैसी होगी, वो डिलीट होगी व्हेन यू फोरसी व्हाट ऑल यू रिक्वायर ड्यूरिंग द पेपर। एग्जाम के एसेंशियल्स पहले देखो। एग्जाम के एसेंशियल्स मतलब सी, आपके पास ऑलरेडी एडमिट कार्ड आ चुका है, उसमें सब लिखा है किस टाइम पे आपको पहुंचना है, किस टाइम के बाद आपको एंट्री नहीं मिलेगी, है ना। वॉच अलाउड है या नहीं, आपका कौन से कलर का पेन आपको लेके जाना है, कौन से पेन लेके जाना है तुम्हें, ये सब पहले देखो। वहां पे पैनिक कर जाओगे तो फिर सोचना क्या होगा। ये पैनिक ना हो, मल्टीटास्किंग में अब दूसरी चीजें ना सोचो कि यार बाहर तो सिक्योरिटी है ही नहीं, बैग जमा किया है, बैग के अंदर मेरा फोन भी पड़ा हुआ है, फोन चोरी तो नहीं हो जाएगा। दिस विल हैम्पर योर डिप्लीट योर मेंटल एनर्जी। डील विद एग्जाम एसेंशियल्स फर्स्ट, ओके। जब ये सारी चीज कर चुके होंगे ना, देन फाइनली यू विल बी कंपोज्ड। तुम काम हो जाओगे, तुम कंपोज हो जाओगे। ओके, लेट मी कन्फेस, तुम अभी भी काम और कंपोज नहीं हो पाओगे। क्यों? अभी भी दो पहलू आते हैं। सबसे पहले यू विल नॉट बी कंपोज्ड क्योंकि आपका एक नेशनल लेवल का एग्जाम है। ये पैनिक रहेगा, बिल्कुल रहेगा, एंड आई टोटली अग्री टू दैट। और ये पैनिक बहुत जरूरी होता है, दैट शोज कि आप कितना सीरियस काम कर रहे हो, ठीक है। यस, ये जो पैनिक होता है, यही पैनिक आपको सुबह उठने के लिए मजबूर करता है कि रोज सुबह उठो और मेहनत करो, अदरवाइज ये पैनिक नहीं होगा, कभी नहीं कर पाओगे। लेकिन ये पैनिक है ना, एफिशिएंसी, पैनिक और एफिशिएंसी का कैसा ग्राफ बनता है आपको पता है। जैसे जैसे पैनिक बढ़ेगा आपकी एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। समथिंग इज वेरी सीरियस फॉर यू, 4 बजे मैं नहीं उठ सकती हूँ, लेकिन अब मुझे पैनिक हो रहा है कि कैसे एग्जाम क्लियर होगा, तो अब मैं 4 बजे उठूंगी, मेरी एफिशिएंसी बढ़ेगी। बट एक पॉइंट ऑफ टाइम तक, एक पॉइंट ऑफ टाइम तक पैनिक बढ़ता जाएगा और एफिशिएंसी बढ़ती जाएगी। हालांकि एक्चुअली ये ग्राफ ऐसे नहीं बनना चाहिए, ये ग्राफ ऐसे बनना चाहिए, एफिशिएंसी और पैनिक, जैसे जैसे पैनिक बढ़ता जाएगा एफिशिएंसी एक लेवल तक बढ़ेगी, उसके बाद आपकी एफिशिएंसी डिक्लाइन हो जाएगी। इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्राफ, ये मैंने चीज इकोनॉमिक्स में पढ़ाई थी, है ना, तभी बोल रही हूँ प्लेलिस्ट की सारी वीडियोस देख के जाने हैं। तो भाई पैनिक यहीं तक बढ़ाओ आपका, जहां तक आपकी एफिशिएंसी पीक लेवल तक है, उसके बाद नहीं। और ये पैनिक है तो डील विद इट, मैनेज विद दैट, ठीक है। और जो पैनिक और जो काम आपने खोया है फालतू चीजों को सोचते हुए, वो आपको नहीं करना है, वो पैनिक नहीं करना। पैनिक होगा जरूर, ऐसा नहीं होगा कि आप बिल्कुल बिंदास होके जा रहे हो एग्जाम देने, दैट इज नेवर गोना हैपन। यू विल बी नर्वस, you will be very very conscious, you are going to compare yourself with every other, बहुत सारे every other person, बहुत सारे आपको सेल्फ डाउट्स भी आने वाले हैं। दिस इज नॉर्मल, ठीक है, यू हैव टू डील विद दैट। लेकिन कुछ तरीके हैं डील करने के जो मैं बताने वाली हूँ, राइट। ऑल राइट, नाउ कम टू द एग्जाम सेंटर। सबसे पहले आपको पहुंचना जल्दी है क्योंकि आपको अपनी मेंटल एनर्जी बचा के रखनी है। यू हैव टू फेक इट। अभी मैंने आपको बोला यू विल बी नर्वस, यू विल बी वेरी वेरी नर्वस एंड यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ सेल्फ डाउट्स कि मेरा एग्जाम नहीं क्लियर होगा। आपको हर बंदा दिख रहा होगा आपसे बेहतर, लेकिन आप खुद को ही बहुत ज्यादा नेग्लेक्ट करोगे। बट यू हैव टू फेक इट राइट नाउ, यू हैव टू बी फेक इट दैट यू आर कॉन्फिडेंट, यू हैव टू फेक इट दैट आपने सब पढ़ लिया है, आपकी नॉलेज है अभी, क्योंकि इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। यू हैव टू फेक इट कि यू आर काम, यू हैव टू फेक इट कि सब अच्छा होगा, राइट। अदरवाइज आपका दिमाग
वो होता है ना, फेक इट टिल यू मेक इट, यस यू विल मेक इट, जरूरी है, ये सिमुलेट करना पड़ेगा, है ना। यू हैव अ लिमिटेड एनर्जी और अंटिल नेक्स्ट रिचार्ज तक यूज इट वाइजली। नेक्स्ट रिचार्ज कौन सा है? नेक्स्ट रिचार्ज है जब आपने दोबारा अच्छी स्लीप, अच्छा खाना, अच्छा फूड और सारी चीजें अपने दिमाग को पैसिफाई करने के लिए कर ली है, तब तक आपकी एनर्जी लिमिटेड है। तो अब कैसे ये डिप्लीट होने वाली है वो देखो, है ना। अगर एग्जाम शुरू होने से पहले ही मैंने लड़ाई झगड़ा कर लिया, मैं ना उलझ गई हर किसी से और मेरी एनर्जी वहीं पे कम होती गई, तो क्या होगा? हमारा स्कूल का पीरियड भी 45 मिनट्स तक का है। मेक श्योर इंग्लिश का पेपर 2 घंटे तक आपको इंग्लिश पढ़ पढ़ के देना है, एग्जॉस्ट हो जाओगे बहुत बुरी तरह। तो भाई ये 2 घंटे वैसे ही बहुत बारी पढ़ने वाले इंग्लिश के, तो इससे पहले पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, इससे पहले मत पढ़ना, वरना इंग्लिश के पेपर में थक जाओगे, नहीं कर पाओगे। यूज दिस बैटरी वेरी वेरी वाइसली। नहीं मिलने वाला है पावर बैंक, घर जाके ही रिचार्ज होगा दोबारा, तो प्लीज उस दिन को ऑर्गेनाइज करो ठीक से। एग्जाम से पहले मत पढ़ो, एग्जाम से पहले मत स्ट्रेस लो, ठीक है। जैसे ही आप एग्जाम का दिन शुरू होता है, आपकी ये बैटरी डिप्लीट होना शुरू हो जाती है और एग्जाम के खत्म होने के बाद ही इसको रिचार्ज करने का स्कोप है, राइट। तो अब इस मेंटल एनर्जी के साथ डील कर, मैंने कहा कि 2 घंटे का पेपर होता है और हमारा अटेंशन स्पैन उतना ज्यादा नहीं है। स्कूल में पीरियड भी 45 डेज का होता, 45 मिनट्स का होता है, क्योंकि वो बच्चे की अटेंशन स्पैन को ध्यान में रख के रखा गया होता है। 45 मिनट्स के बाद आप फोकस नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसी 45 मिनट्स में आपको कॉम्प्रीहेंशन वाले सारे क्वेश्चन कर लेने हैं पहले ही। कॉम्प्रीहेंशन वाले क्वेश्चन मतलब जहां पे दिमाग लगने वाला है ना, जहां जहां दिमाग लगने वाला है। कहाँ लगने वाला है? रीडिंग वाली चीज में, PQRS वाले क्वेश्चन में दिमाग लगने वाला है। तो इससे पहले आपका अटेंशन स्पैन, आपका फोकस कम हो, ये सारे दिमाग वाले क्वेश्चन पहले कर लेने, रीडिंग वाले, राइट। उसके बाद फॉलोड बाय आपको ग्रामर वाले क्वेश्चंस करने हैं, जब आपका फोकस हल्का सा कम है बट स्टिल अभी भी एग्जिस्ट करता है। लास्ट में आप वो कैब करोगे, क्योंकि वो कैब इज वेरी डायरेक्ट, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। समझ आ रही है बात? ठीक है। ईडियम, फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ये सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं, वेदर यू नो दैट और नॉट नो दैट। इसे पहले करने की गलती मत करना, लास्ट में जब पैनिक करोगे तब कॉम्प्रीहेंशन में आंसर और क्वेश्चन दोनों सामने होते हुए भी आप सही नहीं कर पाओगे, है ना। यू हैव टू मेंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ स्पीड इन इंग्लिश, इसलिए इंग्लिश से पहले पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, मत पढ़ना कुछ। ओके, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, इंग्लिश के पेपर खत्म होते ही आपका ब्रेक होता है और आप ऑलरेडी अपने जो अटेंशन स्पेन था, अपना फोकस का टाइम था, उसे एग्जॉस्ट कर चुके हो। आपने ऑलरेडी लिमिट एग्जीड कर दी है और अभी तो यार बहुत आगे जाना है ना। तो प्लीज जितना हो सके अपनी बैटरी रिन्यू करो। रिन्यू करो मतलब शांत हो जाओ, है ना, बिल्कुल शांत हो जाना है। ब्रेक के टाइम पे आपको 1 घंटे का ब्रेक है, करंट अफेयर्स पढ़ने की कोशिश मत करना, कुछ भी इंपॉर्टेंट पढ़ने की कोशिश मत करना। आगे 2 घंटे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल होने वाले हैं। अच्छे से कुछ खाओ ताकि आपका ग्लूकोज लेवल अपडेट हो जाए, ठीक है। पानी अच्छे से, ओके। यूज योर टॉयलेट ऑल्सो, वॉशरूम ऑल्सो, चाहे अभी तब फील ना हो रहा हो, लेकिन यू हैव टू गो, क्योंकि आगे I am telling you these all things are very small but it hampers, ठीक है। अगेन वो चीज याद रखो, ह्यूमन ब्रेन वर्क्स बेस्ट जब उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो। डू नॉट ओवरलोड योर ब्रेन कि इंग्लिश का पेपर कैसा गया, अभी मैं आऊंगी कि कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितने नहीं करने, व्हाट इज माई थॉट अबाउट इट। सबसे पहले अपने दिमाग को ओवरलोड मत करो एंड रिमेंबर यू हैव टू फेक इट ब्रो। इंग्लिश का पेपर जैसा भी गया हो, आगे मैथ्स और जीके का पेपर है जिसमें यू हैव टू परफॉर्म बेस्ट। मेरा इंग्लिश का पेपर सब जैसा बेस्ट नहीं जाता था, लेकिन मेरा जीके का पेपर अच्छा जाता था, ऐसे करके मेरा ओटीए का कट ऑफ निकलता था, ठीक है। तो इट इज कंप्लीटली ओके, अभी शांत हो। ब्रेक के बाद आपका आता है जीके का पेपर, और जब सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शुरू होती है, क्योंकि आपके आपके सबसे ज्यादा लो स्कोर इसी में होता है ना। बट रिलैक्स, इसमें आपके पास एक बहुत अच्छा टाइम होगा। इंग्लिश के पेपर जैसे स्पीड आपको लेने की जरूरत नहीं है, इसमें आराम से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और अब मैं उस टॉपिक पे आती हूँ कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और क्या आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। मैंने जब ऑल इंडिया रैंक 16 ऑल इंडिया रैंक
36 दोनों से बात करी और दूसरे लोगों से बात करी जिन्होंने सीडीएस का पेपर क्लियर किया है, सब ने कहा है कि वी टेक रिस्क, हम ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, हम गेस वर्क वगैरह चीजें करते हैं, एंड इट हेल्प्स अस। ओके, और उनको हेल्प करा भी है, विच इज विजिबल। लेकिन आई वांट टू टेल यू समथिंग जिसके ऊपर आपका दिमाग कभी भी गया ही नहीं है। ये गेस वर्क क्या सच में काम करता है? ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीडीएस 1 2024 का है। क्वेश्चन थोड़ा सा पढ़ के देखना ना, अभी मैं बताती हूँ कि गेस वर्क कैसे काम करता है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ओके, अंडर पार्ट 3 of the Constitution of India, individuals can enforce rights guaranteed by this part of Constitution when they are violated by action of a government authority. ये एक ट्विस्टेड सवाल था। जैसे क्या पूछना चाह रहा है ये, पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में अगर मेरे फंडामेंटल राइट्स का अगर वायलेशन हो रहा है बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, तो क्या मैं इसे क्लेम कर सकती हूँ? ठीक है। दूसरा सवाल, अंडर पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिविजुअल्स कैन एनफोर्स राइट्स गारंटीड बाय दिस पार्ट व्हेन दे आर वायलेटेड बाय नॉट ओनली एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी बट ऑल्सो इनएक्शन। क्या कहना चाह रहा है ये? गेस कर सकते हो ये इस क्वेश्चन को? ये क्वेश्चन अभी भी रिपीटेड है बट एक ट्विस्ट के साथ। पहले सेंटेंस में ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे राइट्स का वायोलेशन हो रहा है बाय गवर्नमेंट इटसेल्फ, गवर्नमेंट मेरे राइट्स का उल्लंघन कर रही है, तो क्या मैं अपने राइट्स गारंटी कर सकती हूँ, क्लेम कर सकती हूँ? और दूसरे पार्ट में ये पूछ रहा है कि गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से अगर मेरे राइट्स का वायोलेशन हुआ है तब तो आप क्लेम कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट के इन एक्शन के वजह से, गवर्नमेंट ने कहीं कुछ काम नहीं किया है तो क्या वायोलेशन हो रहा है, तब मैं क्लेम कर सकती हूँ या नहीं? इनडायरेक्टली दे आर टॉकिंग अबाउट रिट्स। अच्छा, ये सवाल मैंने पहले कभी नहीं पढ़ा, ये मतलब तैयारी इस टाइप के सवाल की कभी नहीं करी। यस, मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ा था, यस मैंने रिट्स भी पढ़ा था, है ना। स्टिल आई एम नॉट एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहां पे आप रिस्क ले सकते हो, आप एक्सटेंडेड दिमाग यूज कर सकते हो कि ये रिट्स की बात कर रहे हैं। क्या रिट्स गवर्नमेंट एक्शन के अगेंस्ट लग सकता है? ये इनडायरेक्टली हेबियस कॉर्पस के बारे में पूछ रहे हैं। हमने कितना अच्छे से इसको स्ट्रेट वे में पढ़ा था कि हेबियस कॉर्पस कहाँ कहाँ लग सकता है, क्या पब्लिक बॉडीज पे लग सकता है, क्या प्राइवेट बॉडीज पे लग सकता है। तो इन्होंने भैया क्या गलती कर दी, इन्होंने पब्लिक और प्राइवेट नहीं पूछा, इन्होंने ऐसे करके पूछ लिया है। राइट, आपको बात समझ में आ रही है? तो पब्लिक अथॉरिटी भी अगर मुझे इलीगली डिटेंशन में रख रही है तो हेबियस कॉर्पस लगा सकती है सुप्रीम कोर्ट, है ना। मैं अपने राइट्स का क्लेम कर सकती हूँ, है ना। ओके, पार्ट 2 में क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट के एक्शन की वजह से तो मेरा फंडामेंटल वायलेट हुआ, लेकिन अगर इनएक्ट कर मतलब गवर्नमेंट एक्शन में नहीं आ रही है तो क्या हो सकता है या नहीं। बेसिकली यहां पे अब आप अपना पूरी रिट्स वाली नॉलेज अप्लाई करके एलिमिनेट कर सकते हो। यहां पे आप रिस्क ले सकते हो एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये 100% सही भी हो जाए। लेकिन लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, which of the following statement as per Universal Declaration of Human Rights is correct? Declaration provide that everyone has a right to seek and enjoy in other country asylum from prosecution। सच बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, इसमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने नहीं पढ़ी ये चीज। द डिक्लेरेशन प्रोवाइड दैट एवरीवन हैज फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्ररी डिप्राइवल ऑफ नेशनैलिटी एक्सेप्ट फॉर द फ्रीडम टू चेंज द नेशनैलिटी। मुझे नहीं पता इसके बारे में, मैंने कभी नहीं पता। क्या गेस करूं बताओ मुझे? अक्कड़ बक्कड़ करूं या जय माता दी करूं? आप मेरी बात समझो। जो लोग कहते हैं, हाँ मैंने भी सुन रखा है ये बात कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो देयर विल बी 33% चांस कि वो सही हो जाएगा, 2 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे 66% चांस हो जाएंगे। ये एक रफ फिगर में बता रही हूँ, दिस इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग। 3 ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो 100% शुरू सही हो जाएगा। आई नो दिस थिंग, लेकिन ये बात समझो ना, अगर सिर्फ आप 2 ऑप्शन में भी कंफ्यूज हो ना, अगर आप कहो भाई 50-50 प्रोबेबिलिटी है, 50% सही हो सकता है 50% गलत हो सकता है, लेकिन अगर गलत हुआ तो आपको कहीं ये 50% स्टैंड नहीं कर रहे हैं। इट इज एब्सोल्यूट, या तो सही है या तो गलत है।
और ऐसे क्वेश्चन में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि देयर इज 75% प्रोबेबिलिटी कि वो आंसर गलत होगा और 25% ही प्रोबेबिलिटी है कि वो सही होगा। तो ये जो दिमाग लगाते हैं ये बिल्कुल बेवकूफ वाले दिमाग है कि आप इसमें गेस वर्क करो, लेकिन सब लोग तो एडवोकेट करते हैं। क्यों करते हैं भाई? क्वेश्चन में जो ये तौबा तौबा भी करा ना, जो बिल्कुल एफर्टलेस लगता है, बिल्कुल ही इज प्लेइंग एट इट, उसी तरीके से those are also playing where they say कि guess what works। हम तो मैक्सिमम अटेम्प्ट करते हैं, हम तो रिस्क लेते हैं, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग टू मेक एनीथिंग एफर्टलेस जो दिखता है, यू हैव टू पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट एट फर्स्ट प्लेस। आपको समझ आ रहा है? मैंने सीडीएस का एग्जाम 4 बार क्लियर किया है, ठीक है, ऑब्वियसली लड़की हूं, ओटीए क्लियर किया है मैंने, है ना। अभी मैं एक एक वीडियो 2-2 घंटे में खत्म कर रही हूं और आप कह रहे हो कि आपको बहुत हेल्प मिल रही है उस चीज से, है ना। 2 घंटे में आपका वो सब्जेक्ट खत्म हो रहा है, एक और बार रिवाइज कर रहे हो, आपको मजा आ जा रहा है उस सब्जेक्ट में, सारे प्रीवाइक्यूज अच्छे से करा दे रही हूं मैं आपको, लेकिन आपको बैक स्टोरी पता है? बैक स्टोरी में यू शुड नो कि सेकेंड ईयर ऑफ ग्रेजुएशन से मैं तैयारी कर रही थी, मैं एनसीईआरटी उठा रही थी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था, मैं ड्रॉप कर दे रही थी, 2 महीने कंसिस्टेंसी लग रही थी, फिर असाइनमेंट्स आ जाते थे, एग्जाम आ जाते थे, फिर टूट जाती थी। हाउ मेनी टाइम्स आई हैव स्टार्टेड। अच्छा, स्टार्टेड तो छोड़ो, रीस्टार्ट मैंने कितनी बार करा होगा, कितनी बार मैं खुद भूली होंगी, कितनी बार मैंने रेफर करा होगा, कितनी बार मेरा गलत हुआ होगा। आई जस्ट हैड अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। इतने ज्यादा एफर्ट डालने के बाद आज एफर्टलेस चीजें दिखती हैं, राइट। तो नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी। मेरी तरह जो मैंने अपनी स्टोरी बताई ना, जैसे मैंने सीडीएस 4 बार क्लियर किया है, इसलिए अभी मैं 1 मंथ स्ट्रैटेजी भी बना सकती हूँ, इसलिए मैं 2 मंथ स्ट्रैटेजी भी बना सकती हूँ। उसी तरीके से आप किसका सुनते हो? आप गेस वर्क के बारे में किसके पास सुनते हो? या तो उसने सीडीएस क्लियर किया है, किसी यूट्यूबर के बारे में यूट्यूबर ये कहता है ना, और वो यूट्यूबर भी ऑब्वियसली उसने सीडीएस क्लियर किया था इसीलिए बोल रहा है ना। तो भाई अभी जो मेरे लिए आसान है ना, उसके पीछे बहुत ज्यादा एफर्ट लगा है, और जो तुम हो वो ये वीडियो इसलिए देख रहे हो क्योंकि शायद तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया है। दिस इज केस नंबर 1, तुमने बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगाया और अभी तुम्हें ये एफर्टलेस चीजें दिखाई जा रही हैं। ये जो तौबा तौबा कर रहा था ना, ये तौबा तौबा जितना आसान लग रहा था, समझ आ रही है ना ये कितना 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 डिफिकल्ट चीज है ये। तो अब मैं खड़े होके सीधा तौबा तौबा करने लग जाऊंगी तो आई विल फेल मिजरेबली। तो भाई मैं सारे यूट्यूबर्स को भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज अपने एफर्ट्स को मत छुपाओ, अपने एफर्ट्स को बताओ कि भाई मैंने इतना एफर्ट डाला, उसके बाद एफर्टलेस चीजें दिख रही हैं, है ना। तो भाई डायरेक्टली बताती हूँ कि व्हाट आई मीन टू से इज, जो ये यूट्यूबर कह रहे हैं कि गेस वर्क करो, ये जो टॉपर्स कह रहे हैं कि मैंने बहुत सारा गेस वर्क करा है, भाई साहब तुम्हारे गेस वर्क में भी तुम्हारी नॉलेज छुपी हुई है, तुमने बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रखी है। उस मतलब जो तुम्हें लग रहा है तुमने गैस करा है, भाई तुमने वो पढ़ रखा है, तुमने वो चीज पढ़ रखी है, और वो फिर तुम एलिमिनेशन लगा रहे हो उसमें, और वो एलिमिनेशन एक राइट गैस है। तो तुम गलत नहीं बोल रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, मैं जानती हूं तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, लेकिन तुम अनइंटेंशनली मिसगाइड कर रहे हो बच्चों को। तो प्लीज स्टॉप डूइंग दैट, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि इस क्वेश्चन में, है ना, अगर मैं इस क्वेश्चन में कहूं कि भाई गैस करते हैं, ये तो ये था, ये तो ये था, ऐसे करके इसका आंसर मुझे तो सी लग रहा है ना। अब ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, ये अलग बात है, लेकिन अगर मैंने अपनी कोई भी इससे रिलेटेड हल्की सी भी नॉलेज कहीं भी अटैच करी है, तो आई हैव टू एडमिट दैट थिंग कि ये मेरा एक एजुकेटेड गेस था। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जो ये टॉपर बताते हैं, जो ये यूट्यूबर्स बताते हैं, वो उस गैस को एजुकेटेड गैस कहा जाता है, और तुम बेवकूफों की तरह, गधों की तरह बिना नॉलेज के बस 1 2 3 4 गैस करके आ जाते हो। दैट गैस वर्क इज नॉट एडवोकेटेड, रेकमेंडेड एट ऑल। समझ में आ रही है बात? तो प्लीज ये बात है ना, हर किसी के कमेंट सेक्शन में भी देकर आओ, भाई तुमने एफर्ट डाला है और उस एफर्ट का तुम्हें वो गैस वर्क एजुकेटेड गैस वर्क में लग रहा है। यू डोंट हैव टू डू इट,
समझ आ रही है बात? आपका जो एकेडमिक कट ऑफ है, सपोज अब आप अभी 100 पे स्टैंड कर रहे हो या कोई भी स्टैंड कर रहे हो, आप देख रहे हो कि आपसे एकेडमिक का कट ऑफ नहीं निकल रहा है, आप उसकी तरफ जाने की जैसे जैसे कोशिश कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा ब्लफ मार रहे हो, अनएजुकेटेड गेस वर्क मार रहे हो, उतना ही आप अपने कट ऑफ से पीछे चले जाओगे। यू नीड टू नो दिस फैक्ट। आई हैव सीन सो मेनी कैंडिडेट्स कि वो कहते हैं कि यार हमने 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करे होते ना तो आज हमारा एग्जाम क्लियर होता। अटेम्प्ट करने की वजह से वी आर नॉट देयर। ये लेकिन सोच के तो नहीं किया था ना, सोचा तो था कि 3 अटेम्प्ट कर लिए और पास हो जाएंगे कट ऑफ के, लेकिन भाई अनएजुकेटेड गेस वर्क की वजह से वो पीछे हो चुके हैं। तो भाई टेल मी व्हाट हैपेंस इफ पेपर कम्स हार्ड। अगर पेपर हार्ड हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम क्या नहीं करेंगे? अब देखो भाई, CDS 1 2024, CAPF 2024, ये पेपर कुछ ऐसे थे जो हार्ड पेपर थे। हम लेके चलते हैं कि ऑन एन एवरेज OTA में आप 110 स्कोर करोगे तो दैट इज सेफ स्कोर, ऐसा माना जाता है, राइट? बिल्कुल माना जाता है। लेकिन इस पेपर की बात कर लो, इस पेपर की बात कर लो, दीज वर अनयूजुअल पेपर। इन्होंने पैटर्न ब्रेक करा था, ठीक है? और जब जब पैटर्न ब्रेक होता है आपका कट ऑफ डेप्लीट कर जाता है, ठीक है? आपका कट ऑफ डेप्लीट कर जाता है। तो अगर 110 मार्क्स स्कोर करने के आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके जा रहे हो, अगर आपने सिर्फ पॉज करा है कि आपको 110 लाने हैं और ये पेपर आ गया टफ, ये पेपर अगर टफ आ चुका है तो क्या करोगे तुम? आप समझो, उस बार पेपर आपका कट ऑफ डिप्लीट होने वाला है, उस बार शायद अगर 90 कट ऑफ जाए तो आपको इतने ज्यादा अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, आपको कम ही अटेम्प्ट करने हैं ताकि वो 90 में तो घुस पाओ, वरना रॉन्ग कर करके 80 पे आके अटकोगे तो कट ऑफ कम होने की वजह से भी तुम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अगर हार्ड पेपर आता है, सबके लिए हार्ड होगा। यू हैव टू अटेम्प्ट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिसमें आप एजुकेटेड गेस लगा सकते हो, है ना? फिर अनएजुकेटेड गेस नहीं एंटरटेन करना है, ठीक है? तो आई एम नॉट गिविंग यू अ नंबर के जीके में आप जाओ और 40 अटेम्प्ट करके हो, है ना? 50 आते होंगे तो क्या 10 क्वेश्चन छोड़ दोगे? नहीं ना। और 30 आते होंगे और उसके बाद एक भी एजुकेटेड गेस नहीं लग रहा है, तो भाई मत करो। हो सकता है पेपर टफ है, तुम 30 पे भी क्लियर कर जाओगे अपना OTA का कट ऑफ या जो भी एकेडमी का आप टारगेट करते हो जाएगा, शायद 30 पे ही रुक जाओ, शायद 10 गलत कर दोगे तो फिर नहीं हो पाएगा आपसे। समझ आ रही है बात? तो टफ पेपर आए, हार्ड पेपर आए, चाहे कैसा भी पेपर आए, जस्ट कंट्रोल योर विट्स, ठीक है? ग्रीड में नहीं आना है। प्रैक्टिस दिस थिंग कि हो सकता है पेपर टफ हो, फालतू गलत अटेम्प्ट मत करो, कोई एक एजम्पशंस के साथ मत जाओ कि इतना स्कोर करना है, इतने अटेम्प्ट करने हैं, दैट इज रॉन्ग। क्या क्या चीजें याद रखनी है तुम्हें? याद रखना है कि काम रहना है, याद रखना है कि पेपर हार्ड हो सकता है, तो अनएजुकेटेड गेस ना करो, है ना? गेस ना करो, किसी से ना उलझो, एंड बी प्री प्रिपेयर्ड, ठीक है? तो बी प्री प्रिपेयर्ड, इतना करके जाओ, है ना? OMR शीट अच्छे से फिल करनी है, उसमें अपना दिमाग लगाओ, प्रेजेंट रहो, ठीक है? फेक करो, यू नीड टू फेक, ठीक है? वरना अगर दिमाग पैनिक होगा तो ए का बी टिक हो जाएगा और वो गलत हो जाएगा, है ना? मैनुअल चेक नहीं होता पेपर, ए का बी हो गया, कुछ नहीं कर पाओगे। साथ साथ में OMR फिल करते जाओ, वरना बाद में एक साथ गलत धड़ाधड़ गलत होते जाएंगे। तो सी चेक, रुको, समझो, देखो, यू हैव टू एक्ट कॉन्फिडेंट देयर। ऑल राइट, उसके बाद मैथ्स आता है एक छोटे से ब्रेक के बाद अगेन। हालांकि मैंने कभी लड़की होते हुए हमेशा OTA दिया है और OTA में कभी मैथ्स नहीं होता, है ना? फिर भी जितना मैंने अपने दोस्तों से बात करी है और इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च करी है, बात करी है, उतना समझो। मैथ्स का पेपर होता है इंग्लिश की तरह ही लेंदी, ठीक है? इंग्लिश की तरह ही लेंदी होता है, तो अपना ईगो बीच में मत लाना कहीं पर भी। ईगो का क्या मतलब है? ईगो का जस्ट ये मतलब है कि आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा है लेकिन आपसे वो सॉल्व नहीं हो रहा है, तब शायद वो क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है। फॉर एग्जाम्पल ट्रिगो पढ़ के गए हो, फिर भी उसका सवाल है, आप इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो क्योंकि आपका ईगो नहीं मानता कि यार इसकी क्वेश्चन तो मैं पढ़ चुके हैं, ये कैसे छोड़ दूं मैं, और यू लूज हेल लॉट ऑफ टाइम देयर, ठीक है? तो ये ईगो बीच में नहीं लाना है। ट्राई टू सी ईच एंड एवरी क्वेश्चन योर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस छूट जाते हैं,
और फिर पता चलता है जो क्वेश्चन छूट गए थे वो तो बहुत अच्छे से आते थे, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। तो ईगो को साइड में रख देना मैथ्स में, और इसका ब्रेक है ना, मैथ्स के पहले का जो ब्रेक है उसको तो बहुत ही ज्यादा एफिशिएंटली यूज करना। इसमें रियली यू नीड दैट ब्रेक। मैथ्स में दिमाग लगाना है, समझ रहे हो बात? ठीक है। और यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा फेक करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑप्शंस ऐसे होंगे जो आपके इंटरमीडिएट आंसर से मैच कर रहे होंगे। इंटरमीडिएट आंसर मतलब 40 आपका आंसर है, लेकिन उसमें एक लास्ट स्टेप ऐड करना था, -5 करना था, लेकिन 40 आपके ऑप्शन में होगा, तो आप जज्बाती होके आगे सोचोगे नहीं और 40 टिक कर दोगे। हालांकि कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन दिमाग ठीक टाइम पे काम नहीं कर पाया। तो ये छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। व्हाट आफ्टर द एग्जाम, ये ज्यादा जरूरी है, ताकि जो एग्जाम इस बार गया है उससे बेहतरीन जाए, बहुत अच्छा जाए। व्हाट आफ्टर द एग्जाम, calm down again, just calm down, note everything you are feeling। क्या फील कर रहे हो, क्या पढ़ के जाना चाहिए था, ये फीलिंग को रिकॉर्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एक हफ्ते बात करोगे तो वो सही फीलिंग बाहर नहीं आएगी। क्या पढ़ के जाना चाहिए था, आपको क्या लगता है कि आपकी गलती क्या थी, है ना, गलती क्या थी, पेपर कैसा गया, व्हाट वर योर थॉट्स वाइल योर एग्जाम वॉज देयर, आपके क्या क्या थॉट्स थे, आप कैसा कैसा फील कर रहे थे, बहुत बुरा फील कर रहे थे, अपने ऊपर बहुत सेल्फ पिटी हो रहा था। इन सारी चीज को रिकॉर्ड करना जरूरी है, क्योंकि ये तभी आप फील कर रहे हो जब बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाली सिचुएशन में हो, है ना। तो इसको नोट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इस पर एक एक्शन लेना जरूरी है। नेक्स्ट टाइम के लिए एक इन सारी चीजों को देखकर प्लान बनाना जरूरी है, जिसको हम आगे भी बात करेंगे, अभी शायद उसकी जरूरत नहीं है। लेकिन वी वर टॉकिंग अबाउट द 3 थिंग्स, एक नॉलेज पार्ट है, एक एग्जाम बिहेवियर है, और तीसरी चीज होती है लक। यस, लक प्लेज अ मेजर रोल इन योर सिलेक्शन। अगर थोड़ा सा किसी का लक ठीक होता है, उसका एग्जाम पार हो जाता है, और कोई कितनी ज्यादा मेहनत करे, अगर लक खराब है तो भाई यू नीड टू कम बैक टू एट अगेन। बट लक का ऐसा है कि यार वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। हम बस इन चीजों का कुछ कर सकते हैं, इसका कुछ नहीं कर सकते। तो बस वी हैव टू सरेंडर, वी हैव टू सरेंडर आवर सेल्स, ताकि जो फालतू टेंशन है वो हम पे हावी ना हो। दैट इज इट। ये वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। आई होप आपको समझ में आया। कोई टारगेट लेके नहीं जाना है, यू जस्ट हैव टू परफॉर्म योर बेस्ट, दैट इज इट। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। कोई भी दिक्कत आए तो भाई, हाँ, मैंने कोई भी व्हाट्सएप नंबर या इसमें नहीं लगाया, इसमें it is there in description, do check it out। I wish you all the best for your exams, do well। और यार, you are तो my jumping monkey, you will obviously do well, है ना। Do what is required out of you and do not panic। I'll see you guys in the next video, till then goodbye and jai hind।